चिकन फिशिंग। एक गांव में तपाड़े नाम का एक सरकारी कर्मचारी रहता था। रविवार को दफ्तर में छुट्टी थी, पर वो घर में रहना पसंद नहीं करता था क्योंकि उसकी पत्नी उसे हमेशा सताती रहती थी। किसी ना किसी काम का बहाना करते हुए वो घर से चला जाता था। एक दिन उसकी पत्नी तनु, अजी इस रविवार को कोई काम नहीं है ना? कोई काम हो तो भी ना करना। मैके से माँ और बाबूजी आ रहे हैं। मेरी बहन की शादी तय हुई है। इस गांव में हमारे सारे रिश्तेदार हैं, तो उनको न्योता देने आ रहे हैं। आप उनके साथ जाइए। अगर कोई जरूरी काम हो तो अगले हफ्ते कर लेना, इस बार कोई काम न लेना। तब तपाड़े अपने मन में, हाय रे, मेरी पत्नी की परेशानी क्या कम है जो अब ये सास ससुर आ रहे हैं परेशानी बढ़ाने। ऊपर से ये कार्ड बांटने का काम तो मेरी हालत खस्ता कर देगा। इसीलिए कोई बहाना करना होगा और बचना होगा। कहकर पत्नी से, अरे ये बात नहीं है भगवान, इतने दिनों बाद माँ और बाबूजी घर आ रहे हैं ना, तो उन्हें नॉनवेज नहीं खिलाया तो अच्छा नहीं होगा ना। इसीलिए मैं खुद जाकर बढ़िया मछली पकड़ कर लाता हूँ। तुम उसका बढ़िया फिश करी बनाकर उन्हें खिलाना। अरे रहने दो ये नाटक। मैं समझती हूँ तुम कोई बहाना करके घर में रहना नहीं चाहते। चाहो तो मार्केट जाकर 5 किलो मछली खरीद कर लाओ, तब मैं तालाब जाकर मछली पकड़ता हूँ कहकर मुझसे झूठ न बोलो। ये बात नहीं है। मार्केट के जो मछली हैं वो कब के मरे हुए और बर्फ में रखे हुए होते हैं। वे अच्छे नहीं होते, बिल्कुल स्वाद नहीं होता। इसीलिए अगर मैं अभी ताजा ताजा पकड़ कर लाया तो स्वादिष्ट होगा और माँ को भी मछली खूब पसंद है ना। अब मेरी बात मान लो, मैं जाकर मछली पकड़ कर लाता हूँ। कहकर तन्नू के मना करने पर भी वो वहाँ से चला गया। रास्ते में तपाड़े कोई बहाना करके घर से निकल तो आया, पर मछली कैसे पकड़ते हैं मैं तो जानता ही नहीं। अब कैसे पकड़ूं, यूं सोचते हुए वो एक डंडा लेकर उसमें फेविकॉल के बूंद लगाकर पानी में डालकर बैठ गया। एक भी मछली नहीं फंसी। दोपहर होने लगी। तपाड़े की पत्नी तनु ने उसे फोन किया। क्यों जी, कहाँ हो? माँ और बाबूजी को आए हुए 4 घंटे हो गए। आपको मछली पकड़ने गए 6 घंटे हो गए हैं। अब तक एक भी मछली पकड़े या नहीं? नहीं पकड़ा हो तो ना सही घर आ जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तुम कहना क्या चाहती हो? अपने माँ बाप के सामने ये साबित करना चाहती हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कहती हो कि मैं एक भी मछली ना पकड़ा तो भी घर आ जाऊं। देखती जाओ शाम तक मैं कितनी मछली पकड़ कर लाता हूँ। कहकर फिर से पानी में कांटा डालकर बैठ गया। तब भी एक भी मछली नहीं फंसी। इतने में वहाँ शराबी मुन्ना आया। पास वाले पत्थर पर बैठकर बोतल खोलकर पीते हुए साथ में चिकन खाते हुए तपाड़े की परेशानी देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुन्ना, क्यों बॉस, एक भी मछली नहीं फंसी? यहाँ आओ, मैं तुम्हें मछली पकड़ने के कई विधि बताऊंगा, पर उसके बदले में मुझे एक पौवा खरीद कर देना होगा। आइडिया दो तो सही। पौवा क्या, पूरी बोतल खरीद कर दूंगा। बात पर बने रहना बॉस, शराबी है समझकर मुकरना नहीं। यहाँ आओ, उस कांटे पर एक चिकन पीस यूं लगाओ। अब उसे पानी में डालो, देखते जाओ मछली कैसे फंसते हैं। तपाड़े ने वैसा ही किया जैसा मुन्ना ने कहा। बस झट से एक मछली फंसी। फिर से चिकन पीस लगाकर फिर से पानी में डाला तो फिर से कुछ मछली फंसे। तपाड़े की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुन्ना को फुल बोतल के पैसे दिए और उन मछलियों को लेकर वो घर चला गया। मछली के साथ घर आए दामाद को देखकर ससुर जी, आओ दामाद जी, क्या ये सारी मछलियां तुमने पकड़ी हैं? अरे बहुत मछली पकड़े तुमने, तुम्हें वो हुनर है। यूं हम तारीफ करें तो तुम खुश होगे, है ना? अब सच सच बताओ, कौन से मार्केट से ये मछली खरीद कर लाए हो? दाम क्या है? मुझे इतना कम ना समझें। बाबूजी, मैं ये सोचकर कि आप लोग इतनी दूर से आए हैं, आपके लिए मेहनत करके मछली पकड़ कर लाया और आप मेरा यूं अपमान करते हैं। आपने कभी मेरा हुनर पहचाना ही नहीं। अगर मैं ये साबित कर दूं कि ये मछली मैंने ही पकड़ा है तो आप मुझे क्या देंगे? बताइए बताइए, क्या देंगे आप? वैसे भी शादी में दहेज तो दिया नहीं, अब दूसरी बेटी की शादी में बहुत सारा दहेज दे रहे हैं। कहकर वो रूठा। ठीक है दामाद जी, मेरे नजरों के सामने तुम मछली पकड़ कर दिखाओ तो मैं मानूं। तब ये मानकर कि तुम भी बुद्धिमान हो, होशियार हो,
और टैलेंटेड हो, मैं तुम्हें जो बाजार में मेरे 3 मंजिला बिल्डिंग है तुम्हारे नाम कर दूंगा। चलो अभी के अभी मैं साबित कर दूंगा कि तुमने झूठ बोला था। तब तपाड़े तुरंत अपने ससुर को तालाब के पास ले गया। रास्ते में एक चिकन की दुकान पर एक फुल चिकन खरीदा। ये देखकर तपाड़े का ससुर, मैं मछली पकड़ने की बात कर रहा था दामाद जी, तुमने चिकन क्यों खरीदा? आइए दिखाता हूं, कहकर तालाब के पास ले गया और उस कांटे में पूरा चिकन लगाकर पानी में डाला। बस उस चिकन को मछलियों ने घेर लिया। एक साथ इतने सारे मछलियों को देखकर ससुर चौंक गया और उसकी आंखें बाहर आई। दामाद जी, ये कौन सा टेक्निक है? मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक साथ इतनी सारी मछलियां? भाई तुम तो छिपे रुस्तम निकले। चलो घर चलो, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देता हूँ, कहकर घर जाकर जायदाद तपाड़े के नाम कर दिया। तपाड़े भी मछलियों की बदौलत जायदाद मिलने पर बहुत खुश हुआ। अंडरग्राउंड बैम्बू फिशिंग। अरविंद घर बैठे नाखून काटते हुए टीवी देख रहा था। 30 सेकंड में 6 किस्म के खाने कैसे बनाए जाएं, यूं तमिल में एंकर जो बता रही थी वो बड़े ध्यान से सुन रहा था। ये देखकर उसकी पत्नी आमनी आई। क्यों जी, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो मेरी बात सुना करो। अरे भगवान, जानते हो भगवान ने 2 कान किस लिए दिए हैं? मल्टीटास्किंग के लिए। एक कान मैंने टीवी के लिए रखा है और दूसरे कान से तुम जो कहोगे वो मैं सुनूंगा। अब तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो बगैर चिल्लाए आराम से लता मंगेशकर की मीठी सुर की तरह प्यार से बोलो तो मैं सुनूंगा, नहीं तो तुम्हारे ये कर्कशी आवाज से कर कर करके हमेशा चिल्लाती रहोगी तो मल्टीटास्किंग तो छोड़ो, मेरा ये कान बहरा हो जाएगा और फिर शंकर महादेवन जैसा आदमी भी आकर शंख बजाए तो मुझे कुछ नहीं सुनाई देगा। ये बात नहीं है जी, वो जो हमारा पड़ोसी परमेश है अपने घर में एक और मंजिल बना दिया है ऊपर, हम कब बनाएंगे? अरे तुम उसके बारे में बात ना करो, वो गुरुद्रोही है। वो हमारे पास काम में लगा, हमसे खाना बनाना सीखा और हमारे सामने ही एक और दुकान खोला और हमसे ज्यादा कमा रहा है। और मैंने तो सुना है कि और भी कुछ गोरख धंधा कर रहा है वो, ये मैं नहीं लोग कह रहे हैं। इस तरह वो ज्यादा पैसे कमा रहा है। लानत है ऐसी कमाई पे, वो हमें नहीं चाहिए। भगवान ने हमें खाना बनाने की कला सिखाई है, हम उसी में ठाक से रह लेते हैं। हाँ हाँ, यूँ कहते कहते 2 साल निकाल चुके हो तुम। आप खाना बनाते हो वो देखकर लोग हमारे दुकान की तरफ भी नहीं आ रहे हैं आजकल, दूर से ही भाग जाते हैं। ऐसा ही रहा तो ठन गोपाल है समझो। अरे बंद करो तुम्हारे ये श्राप देना। मैं इस जनरेशन के लिए जो खाना चाहिए वो सीख रहा हूँ और 2-3 सालों में बस यूँ समझो कि हम कुछ कर जाएंगे, एकदम क्लासिक खाना बनाएंगे और तब मैं जो खाना बनाऊंगा लोग दूर दूर से आकर खा के जाएंगे, देखते रहना। क्यों, क्या कहती हो? आपका ये उम्मीद देखकर मुझे अच्छा ही लग रहा है, पर अब जो हाल है वो ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी हमें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गया। मैं खाना बनाना बंद कर देता हूँ, तुम बनाओ, ठीक है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये बात नहीं है जी, आपको बैम्बू चिकन बनाना आता है ना? बिल्कुल, एकदम बढ़िया बना सकता हूँ, पर वो परमेश ने मेरा फॉर्मूला चुरा कर वो बैम्बू चिकन बनाकर बहुत मशहूर हो गया है। अब अगर वही बैम्बू चिकन मैं बनाऊं तो लोग बोर नहीं हो जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, इसलिए हम बैम्बू चिकन ना बनाकर बैम्बू फिश बनाते हैं। अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, पर हमें मछलियाँ कहाँ से मिलेंगी? फिर वो मछली खरीद कर लाना, उसे साफ करना, ये सब झंझट है। कोई झंझट नहीं है, ये देखो पड़ोसी वो परमेश ने अपने घर के नीचे अंडरग्राउंड में एक गड्ढा खोदा है और उसमें मछलियाँ पाल रहा है। हम अपने घर के नीचे एक गड्ढा खोदकर उसमें से मछलियाँ निकाल कर पकड़ लेते हैं, फिर उसे बैम्बू फिश बनाकर पकाते हैं। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, पर एक मछली पकड़ने के लिए टाइम भी तो लगता है ना। अरे आपका मुंह है या गंदा नाला, हमेशा शक करते रहते हो, हमेशा क्वेश्चन पे क्वेश्चन। पर आपके हर सवाल के लिए मेरे पास जवाब है। वो ये है कि एक पूरे चिकन को काट कर डाला तो वो सारे मछलियाँ ये चिकन खाने के लिए आ जाएंगे, तब हम उन्हें पकड़ लेंगे। पर अगर सारे मछलियाँ हमने पकड़ ली तो उसे शक नहीं होगा, और अगर वो परेशान हो गया कि मेरी मछलियों को क्या हुआ तो
शक हो तो हो, हम कह देंगे कि भाई तुम्हारे मछलियों को पंख लग गए और उड़ के चले गए। कहकर जमीन में एक छोटा सा छेद खोदा और एक पूरा बड़ा चिकन ले आकर उसे उस गड्ढे में छोड़ा। बस उस चिकन को खाने के लिए सारे मछलियां वहां पर जमा हो गईं। उन मछलियों को बड़े ध्यान से बाहर निकाला और फिर स्टोव पर रखकर बैम्बू फिश बनाने लगा। उस खुशबू को सूंघते हुए पड़ोसी परमेश दौड़ता हुआ आया और क्यों गुरुजी, आपके दुकान से आज नया नया मछली की खुशबू आ रही है। आप क्या बना रहे हो? अरे गुरुद्रोही कमीने, अब तक मेरे पास से जो रेसिपी चुरा चुके हो वो क्या कम है? अब मैं जो नया बना रहा हूँ उसे भी तुम नकल कर लोगे। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर आप बताएंगे नहीं तो क्या मैं जान नहीं पाऊंगा गुरुजी? हैं? खुशबू तो मछली की आ रही है और नया ये है कि आप उसे बैम्बू में डाल रहे हैं। बस इतनी सी बात है ना गुरुजी। अब देखिए मैं भी आपकी तरह आपसे बढ़िया बैम्बू फिश बनाऊंगा। कहकर वहां से दौड़ता हुआ गया और अपने घर के नीचे उस टब में मछली को पकड़ने की कोशिश करने लगा। नीचे देखा तो एक भी मछली नहीं थी। ये देखकर परमेश हैरान हुआ और अरे ये क्या, एक भी मछली नहीं है? इतनी सारी मछलियां तो थी, इन्हें क्या हुआ? कहीं हमारे गुरुजी ने उसे चोरी तो नहीं की? ऐसा नहीं करेंगे वो। तो ये मछलियों को क्या हुआ होगा? यूं सोचते हुए बाहर आया और अरविंद से, गुरुजी मेरे मछलियां दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहे तो तुम फौरन पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत करो। उन्हें दिखाई दे तो वो पकड़कर वापस लाके देंगे। गुरुजी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई चोरी करके ले गया। किसी ने चोरी नहीं किया, मैंने ही सवेरे देखा था कुछ मछलियां हवा में उड़ती हुई जा रही थी, पर मैं नहीं जानता था कि वो मछलियां तुम्हारी हैं। अगर जानता तो उन्हें रोककर वापस भेज देता। क्यों गुरुजी, आजकल आपने झूठ बोलना तो सीख लिया और साथ साथ चोरी करना भी। अब मछलियां हवा में कैसे उड़ती हैं गुरुजी? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस कलयुग में जब चेला गुरुजी को ही धोखा दे सकता है तो क्या मछलियां हवा में नहीं उड़ सकती? ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम समझ रहे हो ना? तब परमेश समझ गया कि जब गुरुजी को गुस्सा आ जाए तो रिएक्शन कैसे होता है। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके मुकाबले में दुकान नहीं खोलना चाहिए था। आपको बहुत नुकसान हुआ है। मैंने जो पैसे कमाए उसमें एक हिस्सा आपको दूंगा। अब इस उम्र में आप मेहनत ना करें, आप आराम से जिंदगी बसर करें। कहकर उन्हें थोड़े पैसे दिए। अरविंद का बैम्बू फिश बहुत मशहूर हुआ। और लोगों को इतना अच्छा लगा कि उसके दुकान के बाहर लाइन लगाकर खाने लगे। इस तरह उसका बैम्बू फिश मशहूर होने के कारण अरविंद और आमिनी आराम से जिंदगी गुजारने लगे। राइस फील्ड फार्मिंग। डोलकी नाम के गांव में उर्मिला लखन नाम के पति पत्नी हुआ करते थे। वे खेती करके अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तभी उनका दूर का रिश्तेदार दुर्गेश उनके घर आया। दुर्गेश के हाथ में एक प्लास्टिक भरकर मछली भरी हुई थी। क्यों उर्मिला, कैसे हो? तुम्हारे पति लखन कैसे हैं? अब भी वही खेती करते हुए मेहनत कर रहे हो क्या, या छोड़कर कोई दूसरा व्यापार कर रहे हैं? वैसे तुम्हारे पति को उतना घमंड क्यों है? कोई कितना भी सलाह देता है वो सुनता ही नहीं। पता नहीं कैसा इंसान है। बच्चे कैसे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज फीस वगैरह कैसे चल रहा है?
सब ठीक है चाचा जी, हमारे पास 3 एकड़ की जमीन है, उसे ही बेचकर जी रहे हैं। वो बदलेंगे नहीं, ना ही वो जमीन पर कोई दूसरा काम करेंगे। और बच्चे की फीस, वो तो हमेशा हमारी परेशानी होती है। ठीक है उर्मिला, तुम्हारे दर्द को दूर करने के लिए मैं एक मार्ग बताता हूँ। ये लो, ये मछली के बच्चे हैं, इन्हें अगर पालोगे तो हर दिन लाखों बच्चे देगी। फिर इन मछली को बड़ा करके बेचकर खुशी से जी सकती हो। सारे प्रॉब्लम्स एक ही झटके में दूर हो जाएंगे। ठीक है चाचा जी, इन्हें लेकर हम क्या करेंगे बताइए। और इनका पालन करने के लिए एक तालाब की जरूरत है। हमारे पास मछली वाले तालाब कहाँ हैं? अगर अब खेत को निकालकर तालाब बनाना है तो खूब खर्चा होगा और हमारे पास उतना नहीं है। वो सब की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, इन मछलियों को अच्छे से राइस फील्ड में ही उगाया जा सकता है, जो जल्दी उग जाता है। ऊपर से इनकी वजह से खेत को अमोनिया, कीटनाशक दवाई मिलकर फसल भी अच्छी तरह उगेगी। एक ही तीर से 2 निशाने। एक और बात, इतनी मछलियों में एक सोने की मछली होगी। वो तुम्हें मिल गई तो वो रोज एक सोने का अंडा देगी। ये क्या बोल रहे हैं? खेत में मछली को पालना, वहाँ तक विश्वास किया जा सकता है, लेकिन ये सोने का अंडा क्या है? लगता है आपको कोई ये बातें बताकर धोखा देने की कोशिश किए होंगे। कहीं धोखा खा तो नहीं गए? कितने में खरीदे इन मछलियों को? तुम्हारा अनुमान का मुझे अंदाजा हो गया। ये मुझे एक स्वामी जी ने दिया है। मैं अपने खेत में मछलियों को, राइस को एक ही साथ डाला हूँ। जैसे उन्होंने कहा वैसे कुछ दिनों बाद मुझे एक सोने की मछली नजर आई। वो हर दिन सोने का अंडा देती है। उसी से हम आज बहुत रिच हो गए हैं। और नहीं तो क्या, कभी किसी किसान को कार में घूमते हुए देखे हो क्या? मैंने जो नई कार, नया बंगला खरीदा है, वो सब उस सोने वाले अंडे के कारण ही हो पाया है। जब तुम्हें पैसे मिल जाए, उसके बाद ये सोने की मछली को किसी और को मुफ्त में देना होगा। ये स्वामी जी का दिया हुआ शर्त है। अगर वो नहीं करके सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए रखे तो अचानक सब गायब हो जाएगा। पता नहीं, जो आप कह रहे हो वो पूरी तरीके से एक कहानी की तरह ही नजर आ रही है। लेकिन अगर ये सच हो गया तो हम भी आपकी तरह कुछ अच्छा कमा लेंगे। कहते हुए उनसे वो मछलियों को लेकर अपने पति का इंतजार करने लगी। पति खेत से आते ही उर्मिला, ओ जी, ये दुर्गेश चाचा आकर गए थे। ये देखो, ये मछलियाँ दिए हैं, इन्हें हमारे राइस मिल में ही पालिए तो हमारे लिए बहुत खुशनसीबी होगी। कल जब खेत जाऊंगा लेकर जाऊंगा और दाल भी दूंगा। कहकर अगले दिन जब वो खेत जा रहा था तो पत्नी के दिए मछलियों को लेकर गया। वहाँ खेत में छोड़ दिया। हर दिन मछलियों के बच्चों से लखन, ओ मछलियाँ, तुम्हारे बारे में शायद मेरी पत्नी बहुत ज्यादा विश्वास करती है। अगर मुझे सच भी ना लगे तो उसके भोलेपन के वजह से मानने का दिल कर रहा है। आप ध्यान से बढ़ना। यूं हर दिन उन्हें देखता था तो एक दिन अचानक उसे राइस फील्ड में गोल्ड फिश दिखाई दी। उसे देखकर लखन, अरे, जैसे उर्मिला ने कहा, सच में यहाँ गोल्डन मछली दिखाई दी। ये सच में सोने वाली अंडा देगी क्या? सोचकर वहां जाकर देखा, वो खेत के पानी में सोने का अंडा देने लगी। वो देखते ही लखन खुशी से पागल हो गया था। जाकर सोने के अंडे को लिया और आकर पत्नी को दिखाया। हे उर्मिला, हमारी किस्मत चमक गई। अब सारे गम दूर भाग गए। अब कोई गम नहीं। तुम्हारे चाचा जी ने जो बोला है वो सच ही है। वो मछली ने सोने के अंडे दे दिए। ये सुनकर उर्मिला बहुत खुश हुई। सोने के अंडे से वो पुराना घर बेचकर नया घर खरीद लिए। उनकी लाइफस्टाइल बदल दिए। फिर नई कार भी खरीदे। उसके बाद उर्मिला लखन को बताई, ओ जी, उस सोने के अंडे से हमें जो भी चाहिए हमने खरीद लिया है। अब इस मछली को ले जाकर हमें किसी और को देना होगा ना? शायद आप भूल गए हैं। अब जाकर किसी और को दे दो। अरे पगली, हमारे हाथ ये सोने का अंडा लगा है, ये सिर्फ हमें पता होना चाहिए। दूसरों में बांट दो तो उनमें और हम में फर्क क्या होगा? इसलिए मैं कुछ बांटने वाला नहीं हूँ। ये हम ही रख लेंगे। नहीं जी, हम उसे दूसरों को देंगे तभी हमारा धन हमारे पास रहेगा, वरना हम फिर से गरीब हो जाएंगे जी। बोलने पर भी उसकी बात पर वो विश्वास नहीं किया और वो मछली किसी और को नहीं दिया। अगले दिन उसकी पूरी दौलत गायब हो गई थी। नया घर पुराना हो गया था। कार भी गायब हो गई थी। तब उसे समझ आया स्वामी जी और उसकी पत्नी की कई बातें सच थी, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो तो हो चुका था। बैम्बू क्रॉसबो फिशिंग।
मलकापुर नाम के गांव में एक बहुत बड़ा मछलियों का तालाब था। एक दिन उस तालाब के पास बोली लग रही थी। वहां पर कलेक्टर, बोली लगाने वाले और गांव वाले सब जमा हो गए थे। तभी वहां एक कार आई। उस कार में से मानिकलाल नाम का धनवान और उसका बेटा किशनलाल दोनों उतरे और वहां पहुंचे। कलेक्टर साहब नमस्कार। देरी के लिए माफी चाहता हूँ, रास्ता ढूंढने में टाइम लग गया, इसलिए 1 घंटे की देरी हो गई। चलिए बोली लगाते हैं। बोली लगाने के लिए अलग अलग प्रांतों से आए हुए लोगों का स्वागत है, लेकिन इस बात की मुझे हर बार हैरानी होती है कि यहाँ के स्थानिक लोग मलकापुर वासी कभी भी इस बोली में भाग नहीं लेते। ऐसा क्यों, ये मैं समझ नहीं पाया। कलेक्टर साहब, हम सिनेमा देखने वाले दर्शक की तरह है। हम सिनेमा थिएटर जाके सिनेमा देखने वालों में से है, लेकिन सिनेमा का निर्माण करना हमारे बस की बात नहीं है। इसीलिए हम बोली में भाग नहीं लेते, लेकिन आकर देखने में मजा आता है। इसीलिए हम नीलामी देखने आए हैं। ठीक है, तो नीलामी शुरू करते हैं। मलकापुर मछलियों के तालाब की सरकार की ओर से बोली है 10 लाख रुपए। अब आप बोली लगा सकते हैं। मेरे ओर से 12 लाख। आपकी बोली 12 लाख रुपए की है, मेरी 15 लाख रुपए। मेरी बोली 20 लाख रुपए की है, मैं 20 लाख की बोली लगा रहा हूँ। मैं 25 लाख देने के लिए तैयार हूँ। 30 लाख रुपए से ज्यादा की बोली कोई नहीं लगाएगा कलेक्टर साहब। आप वो तालाब मुझे दे दीजिए। कलेक्टर साहब, हमारी बोली 35 लाख रुपए की है। 35 लाख में हम ये तालाब लेने के लिए तैयार हैं। तब सब एक दूसरे की ओर देखने लगे और चुप रह गए। कंग्रेचुलेशंस मानिकलाल जी, अब 1 साल के लिए ये तालाब आपकी है। इसमें पलने वाले सब मछलियाँ आपकी हैं। ये लीजिए परमिट के कागजात। कलेक्टर ने मानिकलाल से पैसे लिए और उसके हाथ में कागज थमा दिए। उसके बाद कलेक्टर और बोली लगाने के लिए आए हुए सब लोग चले गए वहां से। सिर्फ गांव वाले वहीं के वहीं रह गए। गांव वालों, मैं इस इलाके में नया हूँ। आप में से कोई मछुआरा है? हमारे तालाब में मछली पकड़े और जो मजदूरी हम दें वो आप ले लें। बस ये सुनते ही लोग हंसने लगे। ये क्या, आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे हैं? हमने तो कोई चुटकुला सुनाया नहीं। अरे ये चुटकुला नहीं है तो और क्या है बेटा? क्या तुम लोग जानते हो कि हम इस नीलामी में क्यों नहीं भाग लेते? इस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी एक भी मछली नहीं पकड़ी जाती। पता नहीं क्या जादू है। आगे आगे तुम ही जान जाओगे। चलो भाई चलते हैं। यूं सब गांव वाले वहां से चले गए। ये बात सुनकर बाप और बेटे दोनों हैरान हो गए। उसके बाद बाप और बेटे ने जाल फेंककर मछली पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। ये देखकर वे हैरान हो गए। शाम तक उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन एक भी मछली हाथ नहीं आई। वो समझ नहीं पाए कि तालाब में इतने सारे मछलियों के होते हुए भी एक भी मछली उनके हाथ क्यों नहीं लगी। अगले दिन एक स्वामी जी उनके पास आए। बच्चों, तुम्हारी परिस्थिति पर मुझे दया आती है। यह एक जादुई तालाब है। इसमें मछली पकड़ना किसी की बस की बात नहीं है। आपने इस तालाब के लिए बोली क्यों लगाई? स्वामी जी, जब हम यहाँ आए ये सब हमें पता नहीं था। इस इलाके में हम नए हैं। हमने अपनी सारी जायदाद इस पर लगा दी स्वामी जी। अब यदि हम मछली पकड़ नहीं पाए तो हमें भीख मांगना पड़ेगा। स्वामी जी, कृपा करके हमारी सहायता करें। ऐसा ही सही, लेकिन एक वादा करो कि आप गरीबों की सहायता करोगे, तभी मैं आपकी सहायता करूंगा। स्वामी जी, यदि आप हमारी मदद करेंगे तो हम जरूर गरीबों की सहायता करेंगे। हम वचन देते हैं। कृपा करके हमारी सहायता करें स्वामी जी। तब स्वामी जी ने हवा में हाथ घुमाया। तब वहां पर एक बांस का डंडा प्रकट हुआ। उसके एक सिरे पर 2 हिस्सों में कटा हुआ था। स्वामी जी ने वो बांस किशनलाल को दिया। बेटे, ये एक जादुई बांस का डंडा है। इसकी मदद से तुम जितने चाहो मछली पकड़ सकते हो। कहकर वहां से चला गया। यूं बाप और बेटे दोनों तालाब के पास गए। किशनलाल उस बांस के डंडे से मछली पकड़ने लगा। यूं सारा नाव मछलियों से भर गया। उन्हें बाजार में बेचकर पैसे भी कमाए। यूं बाप और बेटे
उस बांस के डंडे से मछली पकड़ने लगे। यूं कमाए हुए पैसों से वो थोड़ा बहुत गरीबों की भी सहायता करने लगे। इस तरह वे खुशी खुशी गुजारा करने लगे।